हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस सेशन में बच्चों हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, वो करेंगे। सारे एग्जांपल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे एग्जांपल्स मैंने उनके टाइप्स जो है इसमें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके इस वीडियो देखने के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे कि हम अति संयुग्मन भी कहते हैं, ये जनरली 4 तरह की स्पीशीज में हमें देखने को मिलता है। कार्बोकैटाइंस में हमें देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल्स जिसे कि मुक्त मूलक कहते हैं वहां देखने को मिलता है, एल्कीन्स में भी देखने को मिलता है, और कभी कभी बच्चों ये कार्ब एनायन जिसे हम कार्बन ऋणायन कहते हैं वहां भी ये देखने को हमें मिल जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो हमें किसी स्पीशीज की स्टेबिलिटी के बारे में, स्थायित्व के बारे में नॉलेज देता है। वो स्पीशीज स्टेबल है कि नहीं है, उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। किस तरह के एग्जाम्पल्स हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे। चलिए हम एक एक करके सारे जो हैं देख लेते हैं। पहला है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से देखने को मिलता है, इसको समझने के लिए बच्चों 2 तरह की अप्रोच है। एक है हमारी ऑर्बिटल अप्रोच, जिसमें हम कक्षक के बिहाफ पे इसको समझेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्ब एनायन में किस तरह से देखने को मिलता है। और दूसरी जो होती है हमारी, वो रेजोनेंस अप्रोच होती है, जिसमें हम रेजोनेंस के द्वारा जो है कार्बोकैटायन कैसे बनता है और बनने के बाद में किस तरह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो हम देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन को बच्चों नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जब आप अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, अति संयुग्मित संरचनाएं जब आप देखेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं बॉन्ड जो है एलिमेंट्स के बीच में नहीं बना हुआ है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम जो है बच्चों नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। चाहे वो कार्बोकैटायन में हो, कार्बो एनायन में हो, फ्री रेडिकल में हो या फिर एल्कीन्स में हो। क्योंकि हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, सिग्मा और पी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसलिए इसका एक और नाम है बच्चों, इसको हम बच्चों सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस के नाम से बच्चों आपको बेंजीन में जो रेजोनेंस होता है वो ध्यान आ गया होगा, लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होता है, तब वहां हमें रेजोनेंस अनुनाद देखने को मिलता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ऐसा रेजोनेंस है जो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के ऊपर हमें देखने को मिलता है। अब कार्बोकैटायन बच्चों बनता कैसे है वो देखिए। हमें पता है कि इस कार्बन और इस Cl के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरीन जो है कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर हमें प्लस का निशान देखने को मिलेगा, और जो हमारी स्पीशीज बन जाएगी उसको हम बच्चों कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन बोलेंगे, जो इस तरह की होगी। इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं समझने के लिए। पहला जो हम समझेंगे वो बच्चों ऑर्बिटल अप्रोच, कक्षक के आधार पे समझेंगे इसको। ऑर्बिटल को बच्चों कक्षक कहते हैं। ये देखिए, ये कार्बन है और ये जो ब्लैक वाले गोले हैं ये हाइड्रोजन के हैं। इस वाले कार्बन की बात हो रही है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन जो है इसका बच्चों एस कक्षक है, कार्बन का जो है पी कक्षक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का है इस कक्षक के अंदर। ये जो बगल वाला कार्बन है जिसके ऊपर प्लस का निशान है, उसका जो पी कक्षक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास खाली पी कक्षक प्रेजेंट है जिसके ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ है उस कार्बन के ऊपर। ये देखिए, अब क्योंकि ये वाला कक्षक जो है इस कार्बन का और ये वाला कक्षक दोनों आसपास में है, अब ये प्लस का निशान है, इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है माइनस का निशान होता है, तो ये प्लस का निशान जो अपने बगल में इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन से हैं? ये इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्मा बॉन्ड के हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारा कार्बोकैटायन बना था क्लोरीन निकलने के बाद में, और इसके ऊपर एक खाली कक्षक था। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको ये प्लस वाला निशान अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, जिससे प्लस के निशान में कमी आती है और ये कार्बोकैटायन जो है बच्चों स्टेबल हो जाता है। इस वाले कार्बन की जिसपे प्लस का निशान है बच्चों, इसका sp2 है हाइब्रिडाइजेशन। अगर इस वाले कार्बन कैटायन जिसको 1 नंबर दे रही है, इसकी तुलना हम दूसरे वाले कार्बोकैटायन से करते हैं जो ये वाला है, तो हम देखेंगे कि इसमें बगल में क्योंकि कोई कार्बन नहीं है, जब बगल में कार्बन नहीं है तो उसके सिग्मा बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन इसके खाली पी ऑर्बिटल में किस तरह से आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन जो सेकंड वाला है
वो लेस स्टेबल है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमें थोड़े से ट्रांसफर होते हुए दिख रहे थे बगल वाले कार्बन जिसपे प्लस का निशान है उसके खाली p ऑर्बिटल में। तो इस तरह से बच्चों ये कार्बोकैटायन जो है स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके बगल में एक कार्बन है और उस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड जो है बगल वाले कार्बन जिसपे प्लस का निशान है उसके खाली p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, जिससे ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। इसी चीज को बच्चों हम रेजोनेंस के बिहाफ पे किस तरह समझेंगे वो देखिए। मैंने कार्बोकैटायन बनाया है, दोनों को ही लिया है। इसका स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से बनेगा। ये कार्बन है, इसने इस हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन जिसपे प्लस का निशान है इससे जो अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, सीधे रूप पे अटैच है, वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। और इस कार्बन से जितने भी H अटैच होते हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इस वाले कार्बोकैटायन में अल्फा कार्बन हमारा 1 है और उस कार्बन के ऊपर हमारे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। आपको अल्फा हाइड्रोजन मैं किसको काउंट कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। प्लस वाले कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन, उससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे बच्चों। सेकेंड वाला जो कार्बोकैटायन था हमारा, इसमें हमारा कोई भी अल्फा कार्बन हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है इसमें, तो इसमें कोई हमें अल्फा हाइड्रोजन भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है उससे लगे हुए कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस केस में ये सेकंड वाला कार्बन यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हमें अति संयुग्मन देखने को मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी बच्चों हमारे किस पे डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके हम उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। आगे एग्जाम्पल्स आएंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों होता क्या है इसमें, किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं अल्फा हाइड्रोजन के कारण वो देखिए। इस केस में बच्चों मान लीजिए बच्चों हम ऐसा मानते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन जो था इस कार्बन से अटैच था, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड था। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं सिग्मा बॉन्ड के यहाँ बीच में आ जाते हैं किसी तरह से, तो क्या होगा, हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड होते ही बच्चों ये प्लस का निशान हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। ये वाला हाइड्रोजन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया जिससे बॉन्ड बनाया हुआ था, इस पे प्लस का निशान आ जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन जो है बच्चों यहाँ पे लगे रहेंगे। ये जो H+ होता है बच्चों ये बाहर दूर नहीं जाता है इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को इस कंपाउंड के आसपास ही पकड़ के रखती है, जिससे ये बाहर नहीं निकल पाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखिए। अब यहाँ बच्चों देखा था हमने कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम बच्चों हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि हमें इस कंपाउंड में यहाँ कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देता है बीच वाले बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये तीसरा वाला हाइड्रोजन हमारा बॉन्ड से अटैच रहेगा और हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा देखने को। अब मान लीजिए तीसरा वाला हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? पहले वाले हाइड्रोजन को हम ऐसे ही बना देंगे, दूसरे वाले को भी ऐसे बना देंगे, तीसरे वाले पे प्लस का निशान आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए। तो हम देखेंगे बच्चों हमें 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और हमारे 3 ही यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन थे। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अति संयुग्मित संरचनाएं देखने को मिलेंगी। तो जितना होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को बच्चों HS लिखा हुआ है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमारे उतनी ही हमें अति संयुग्मित संरचनाएं मिलेंगी और जितनी ज़्यादा हमारी अति संयुग्मित संरचनाएं हमें मिलेंगी उतना ही ज़्यादा जो है वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो बच्चों आपको अल्फा हाइड्रोजन और स्टेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो समझ में आ गया होगा। स्टेबिलिटी जो होती है बच्चों वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है। हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, जब हम कार्बो एनायंस के बारे में, फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ भी हमें इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। तो किस तरह से तीनों हाइड्रोजन
किस तरह से तीनों हाइड्रोजन निकल कर 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ आपने देख लिया है। ये जो स्ट्रक्चर बने हैं बच्चों हमारे 1, 2 और 3, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे ही सही हैं। तो ये वाला रेजोनेंस बच्चों हमारे बेंजीन वाले रेजोनेंस से किस तरह से डिफरेंट है। यहाँ पे हमें आपने देखा है कि यहाँ बॉन्ड कभी इस हाइड्रोजन में, कभी इस वाले हाइड्रोजन में और कभी इस थर्ड वाले हाइड्रोजन में हमें बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर बने हैं वो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल देके तो आप कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएंगे बच्चों, इसके 3 बताएंगे। जहां से हमने शुरुआत की थी ये वाला जो हमें दिया हुआ है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें तीनों हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने को मिल रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ वही काउंट होंगे जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एब्सेंट होगा, गायब होगा। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे समझने के लिए इसको। यहाँ मैंने लिख दिया है कि अति संयुग्मित संरचनाएं जो होती हैं वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होती हैं। ये दिया हुआ देखिए, इसमें आपको बताना है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिना बंध वाली अनुनादी संरचनाएं हमें कितनी यहाँ देखने को मिलेंगी। ए और बी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें हम पहले क्या काउंट करेंगे बच्चों, पहला स्टेप जो होगा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे हम। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कौन से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट वाले में देखिए, ये कार्बन है जिसपे प्लस का निशान है, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा। इसमें 2 अल्फा कार्बन है और दोनों कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट वाले में देखिए, इस कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है तो इसमें पहले हमें अल्फा कार्बन को पहचानना है। ये वाला हमारा अल्फा कार्बन है और यहाँ हमारा ये वाला अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हमें हाइड्रोजन काउंट करने हैं बच्चों। तो इस अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और इस अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। तो सेकंड केस में अल्फा हाइड्रोजन जो है उसकी संख्या हमारी 2 आ जाएगी। जल्दबाजी में बच्चों काउंट करते वक्त गलती नहीं करेंगे। अब क्योंकि हमने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिए तो उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि ए में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो ए इज़ मोर स्टेबल, ज़्यादा स्थायी है बी के कंपैरिजन में। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन के बिहाफ में हम कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी, स्थायित्व को कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, और इसमें आपको बताना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चों, मैंने अभी भी आपको बताया है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब यहाँ भी हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। जिस कार्बन पे प्लस का निशान है उससे लगा हुआ कार्बन जो है हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा। एक कार्बन बच्चों ये नीचे भी है जो साइक्लिक रिंग का कार्बन है। हमारे यहाँ हो गए बच्चों 3 अल्फा कार्बन। अब उनसे लगे हुए हमें हाइड्रोजन काउंट करने हैं, तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी लगा हुआ है जो जनरली नहीं लिखा जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ, 6 हो जाएंगे बच्चों। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 और 1 ये 6। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, उतनी ही हमारी अनुनादी संरचनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये प्लस वाला कार्बन है, इससे अटैच कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। उनसे अटैच हाइड्रोजन जो हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखिए अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसमें जो है हमारा 0 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें हमारे बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जहाँ होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके बाद वाला कम और कम, और जहाँ बिल्कुल नहीं है वो सबसे कम स्टेबल हमारा देखने को मिलेगा। अब बच्चों आपके गलती करने की गुंजाइश मुझे उम्मीद है कम हो गई होगी। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकालने हैं, पहले कैसे अल्फा हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं और किस बिहाफ पे हमें कैसे स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायंस की। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहले हम देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं और बनते कैसे हैं।
मान लीजिए हमारा ये कंपाउंड है, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो बच्चों देखिए एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन का था। क्योंकि बॉन्ड ये कोवेलेंट है तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। अब ये बॉन्ड टूटता है किस प्रकार से, होमोलिटिक फिजन या समांश बंध विदलन से जब ये बॉन्ड टूटता है बच्चों। समांश बंध विदलन क्या होता है कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जिन एलिमेंट्स ने दिए थे उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए। आप चाहे तो मेरे वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन पे, उसमें जाके देख सकते हैं डिटेल में इसको। अब जैसे ही हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो कार्बन जो है बच्चों उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। इसको भी समझने के लिए दो अप्रोच है। पहले हम ऑर्बिटल अप्रोच के द्वारा इसको समझेंगे, और सेकेंड टाइम जो इसको हम बच्चों रेजोनेंस के द्वारा जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने इसके ऑर्बिटल बना के दिखाए हैं। ये वाला कार्बन जो है हमारा बच्चों, ये वाला कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन का p ऑर्बिटल काम में आ रहा है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल काम में आ रहा है, और ये जो बगल वाला कार्बन है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारा p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। इस कक्षक में 2 होने चाहिए लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये बच्चों आपको दिख रहा होगा क्योंकि इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। इसके बारे में अगर आप चाहें तो डिटेल में जाके मेरे कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स के जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल में, वहाँ जाके इसको आप देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ऑर्बिटल कौन है, ये p ऑर्बिटल है। यहाँ होने कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, 2 होने चाहिए थे लेकिन एक ही है। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये बगल वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन से हैं, ये सिग्मा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं और ये p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसका दूसरा नाम है। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे हो बच्चों, देखिए इस डायग्राम को अगर मैं इस तरह से बना देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन मैंने इस तरह से बना दिया। ये जो है इसका वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन इसके इस तरह से हो जाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इनकी बात मैं कर रही थी, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं इस वैकेंट p ऑर्बिटल में बगल वाले कार्बन पे, तो इसलिए इसको हम सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। एक और तरीका है इसको समझने का रेजोनेंस के बिहाफ पे, जो हम आगे आने वाली स्लाइड से बच्चों देखेंगे। मैंने उसी फ्री रेडिकल को दोबारा बनाया है। ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था अल्फा कार्बन के बारे में, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, तो यहाँ एक अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 3 हैं। अब इसमें जो है बच्चों रेजोनेंस अनुनाद होता कैसा है वो देखिए। 3 तरह के हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3, इसको नाम दे लेते हैं हम। अभी मैंने एक पिछली स्लाइड में आपको एक नाम बताया था, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या समांश बंध विदलन। ये जो बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इस बॉन्ड का समांश बंध विदलन होगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो कार्बन ने वापस ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों जो कार्बन ने वापस लिया है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस बगल वाले कार्बन पे भी है, तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमारा क्या बनेगा वो देखिए, ये वाला हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आसपास में ही पड़ा रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हाइड्रोजन जिसपे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फ्री रेडिकल के केस में, और जहाँ प्लस का निशान प्रेजेंट था कार्बोकैटायन के केस में, वो इस कंपाउंड को छोड़कर दूर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस H को इस कंपाउंड के अंदर ही बांध के रखेंगे बिना बॉन्ड के, इसलिए इसका नाम जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस है। दूसरे हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देंगे और तीसरे वाले को भी हम ऐसे लिख देंगे। अब हम सेकंड हाइड्रोजन जो है इसका होमोलिटिक फिजन कराएंगे, इसका समांश बंध विदलन कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमें वो देखिए। पहले वाले हाइड्रोजन को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, दूसरे वाले हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बगल वाले कार्बन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया, और तीसरा वाला हाइड्रोजन हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। एक स्ट्रक्चर और बनेगा इसका। तीसरे वाले हाइड्रोजन को जब हम होमोलिटिक फिजन करवाएंगे तब क्या होगा देखिए, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने बीच में डबल हेड वाला एरो डाला है। एरो के क्या क्या मतलब होते हैं, किस प्रकार के एरो को हम किस लिए काम में लेते हैं, आप मेरे एरो नोटेशन वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं।
तीसरा वाला हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, पहले और दूसरे हाइड्रोजन को हम वैसे का वैसा लगा देंगे, ये हमारा CH2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें बच्चों 3 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेंस के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे बच्चों? 3 थे। तो यहाँ भी जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमें फ्री रेडिकल में भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली देखने को मिलेंगी। आगे हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपको 3 फ्री रेडिकल दिए हुए हैं, इनकी स्टेबिलिटी बतानी है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने अभी भी आपको बताया है, स्टेबिलिटी देखने के लिए पहले हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अल्फा कार्बन देखेंगे और उसके बाद हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी बच्चों ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ जो है अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारे, पहले हम अल्फा कार्बन लिख लेते हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। सेकेंड वाले में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। थर्ड वाले में हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और लास्ट वाले में बच्चों हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला, उसके बाद में 6 वाला। बच्चों हमारा 3 डिग्री रेडिकल है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये वाला भी बच्चों हमारा 1 डिग्री है। 3 डिग्री जो होता है मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 1 डिग्री। आगे वाले स्लाइड्स में बच्चों हम एल्कीन में रेजोनेंस किस तरह से देखने को मिलता है वो देखेंगे। अब इसमें अल्फा कार्बन बच्चों हमारा कौन सा होगा वो देखिए। डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन। बच्चे जनरली जो है अल्फा कार्बन को सिलेक्ट करने में, ढूंढने में गलती करते हैं, जिससे उनका आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो बच्चे केयरफुल रहेंगे किस तरह से हमें अल्फा कार्बन को चूज़ करना है और उसके बाद ही हम जो है उसके ऊपर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन जो है बता पाएंगे। इसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसमें हमें रेजोनेंस किस तरह से देखने को मिलेगा? इसमें ऑर्बिटल अप्रोच हमारी कक्षा के आधार पे इसको एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। ये हम रेजोनेंस के बिहाफ पे देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसका डायग्राम बना लेती हूँ मैं। ये H बना लिया मैंने। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड वाले हैं ये यहाँ इस कार्बन पे चले जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ चले गए तो इस वाले कार्बन पे प्लस का निशान आ जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा बच्चों कौन सा मिलेगा वो देखिए। H, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने तो H प्लस हमें दिखाई देगा, डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई देगा, ये CH हो गया। इस वाले कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों ले लिए, इसलिए माइनस का निशान इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इसका हो गया नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। अब मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है बीच में, तो एक स्ट्रक्चर इस वाले हाइड्रोजन के कारण बन जाएगा। उसके बाद हम तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमें 3 स्ट्रक्चर बच्चों देखने को मिलेंगे। अब तो आप अपने आप बना लेंगे, इसलिए मैं बना के नहीं दिखाए हैं। तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ बना दिए बच्चों। 3 हमारे हो जाएंगे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे और उतना ही स्टेबल हमारा एल्कीन हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, जो डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे। कुछ एग्जांपल्स बच्चों हम आगे करेंगे। ये देखिए बच्चों, पहले वाले केस में हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन ये हमारा अल्फा हो गया, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो कितने हो गए बच्चों हमारे? 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हमारे देखने को मिलेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा, ये भी अल्फा। 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। अल्फा अल्फा हो जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी हमारी कौन सी हो जाएगी? बी, सी, उसके बाद में नंबर आएगा बच्चों डी का और फिर आएगा ए का। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके स्टेबिलिटी निकालनी है। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो बच्चों एल्कीन का है, लेकिन सारे एल्कीन जो है बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे इनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर है। पहले हम अल्फा कार्बन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। ए में जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बी में भी इतने ही हैं अल्फा हाइड्रोजन और सी में भी हमारे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है 6 ही हैं। अब हम स्टेबिलिटी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तब जो है ट्रांस वाला जो है बच्चों याद रखेंगे
मोर स्टेबल होगा सिस वाला। सिस वाले से ट्रांस को बच्चों विपक्ष कहते हैं, सिस को हम समपक्ष कहते हैं। अब देखिए ट्रांस कौन सा है, ये हमारा सिस हो गया और ये बच्चों हमारा हो गया ट्रांस। तो सी और ए में हमने देख लिया कि सी जो है वो मोर स्टेबल है ए से। लेकिन बच्चों इस बी का हम क्या करें, अब बी को हम लास्ट में रखें या फिर इसको हम सामने रखें, ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ हमें देखने पे लग रहा है कि CH3 क्योंकि दोनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है इस वाले पे, अब दोनों पास पास हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें लगता है कि इसमें रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए अनस्टेबल होगा और हम इसको इसलिए हम ए के बाद में रख सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, इसमें रिपल्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो एक्चुअल में होता है वो ये है कि ये बी वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है सी और ए से। क्यों होता है बच्चों, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ जो मेन चीज़ आपको देखना है कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम है तो हमें ट्रांस को सिस से ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी देनी है। और ये बी वाला हमारा क्यों स्टेबल है वो देखिए, ये बच्चों हमारा आइसोब्यूटीन है और ये हमारा है ट्रांस। हम दोनों का बच्चों आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये वाला जो है सेकंड वाला वो हमारा फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। हम बच्चों पहले अल्फा कार्बन देख लेते हैं, इसमें अल्फा कार्बन ये रहा, इसमें ये रहा, इस वाले में जो है बच्चों अल्फा कार्बन ये रहा। अब इसमें सेकंड वाले में क्या होता है वो देखिए बच्चों, अल्फा कार्बन है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक अल्फा हाइड्रोजन जो है अभी हमने देखा था पीछे वाली स्लाइड्स में, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ दे देगा, यहाँ देगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए, इस पे माइनस का निशान आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारा CH2 हो जाएगा और एक जो है वो H+ के रूप में हमें पास में पड़ा हुआ दिखाई देगा। बाकी हम ऐसे कैसे लिख देंगे। और इसमें क्या बनता है बच्चों देखिए, ऊपर वाले में अल्फा कार्बन मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, जैसे निकलेगा यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ दोबारा देखिए बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ बॉन्ड बनेगा हमारा और ये वाला बॉन्ड जो है बच्चों इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए, H जो है हमारा H+ के रूप में यहाँ पड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड बन गया, H ये है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड सिंगल हो गया, इस कार्बन के ऊपर माइनस का निशान आ गया, इससे एक H जुड़ा हुआ है और एक हमारा CH3 जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन देखिए बच्चों और एक कार्बन बच्चों ये वाला देखिए, ये जो ऊपर वाला केस है इसमें बच्चों जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप का +I इफेक्ट होता है, आप मेरे इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, इस कार्बन के ऊपर खूब सारा माइनस के निशान इकट्ठा हो जाएगा, पहले से ही माइनस है और जब निशान इकट्ठा होता है तो वो स्पीशीज़ हमारी अनस्टेबल हो जाती है बच्चों। अगर चार्ज यहाँ पे माइनस का निशान अगर ये कम होता किसी तरीके से तो ये हमारा स्टेबल हो जाता, इसके ऊपर पहले से ही माइनस है, ये CH3 और माइनस दे रहा है, इस पर माइनस का चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। नीचे वाले में देखिए क्या है, नीचे वाले में बच्चों ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड का जो होता है बच्चों -I इफेक्ट होता है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन के ऊपर माइनस का निशान थोड़ा कम हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट वाला अनस्टेबल क्यों है और सेकंड वाला स्टेबल क्यों है वो समझ में आ गया होगा। ये हमारा ट्रांस वाला था बच्चों, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ट्रांस वाला जो है वो सिस वाले से ज़्यादा स्टेबल है और जो हमारा CH3 एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है जो कंपाउंड है वो ट्रांस वाले से ज़्यादा स्टेबल है, तो उसको हम सेकंड वाले को हम यहाँ पे आगे लिख देंगे, सेकंड वाला ये वाला, ट्रांस वाला हमारा ये फर्स्ट वाला है और सिस जो है हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था। तो बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले ट्रांस और सिस वाला आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद में ये देखेंगे कि कार्बन जो है उसके ऊपर CH3 ग्रुप सेम कार्बन पे तो नहीं लगे हुए हैं, अगर सेम कार्बन पे लगे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है जो आपको एल्कीन में बहुत हेल्प करेगा इस तरह क्वेश्चंस करने के लिए। पहला वाला जो है दोनों कार्बन के ऊपर CH3 प्रेजेंट है। इस सीरीज़ को बच्चों अगर आप याद कर लोगे तो इस तरह के आने वाले एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं वो आप आसानी से कर पाओगे।
एक चीज़ जो याद रखेंगे वो ये है कि अगर चार्ज फैलता है, डिस्पर्स होता है, बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं, उसको कम करते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और चार्ज अगर इकट्ठा होता है, एक जगह डिपॉजिट होता है, तो हमारी स्टेबिलिटी घट जाती है। आगे हम बच्चों कार्बो एनायन के बारे में बात करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बो एनायंस में होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो किस स्पेशल केस में हमें कार्बो एनायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। अभी तक हमने जो स्पीशीज देखी थी बच्चों, फ्री रेडिकल, एल्कीन और कार्बोकैटाइंस जो देखे थे हमने बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो रहा था। कार्ब एनायन जो होते हैं, कार्बो एनायंस जो होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। कैसे लिखेंगे इनको देखिए बच्चों, ये देखिए माइनस का निशान है इसके ऊपर, इसको हम कक्षक के रूप में बना लेते हैं। इस कार्बन के ऊपर 3 H प्रेजेंट है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया बीच वाला, ये इसका p ऑर्बिटल हो गया, माइनस का निशान है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे और 2 हाइड्रोजन हम एज इट इज बना लेंगे। अब क्योंकि कक्षक भरा हुआ है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे, इसलिए हमें जनरली कार्बो एनायन में जो है हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप XYZ जो भी लगा हुआ था, जब वो बाहर निकला तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को देकर निकला, जिससे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये आसपास से इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल कोशिश ये नहीं करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज़ है, जबकि पहले वाले जो थे हमारे इलेक्ट्रॉन न्यून थे, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब क्योंकि कार्बो एनायन में जनरली हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो एक टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाह रही हूँ। मान लीजिए आपको इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया है, कार्बन है, इसके ऊपर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, या फिर 17 ग्रुप का कोई और एलिमेंट लगा हुआ है। यह हमारा कार्बो एनायन है, क्योंकि माइनस का निशान देखने को मिल रहा है। क्लोरीन जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे ही क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन पे बच्चों प्लस का निशान आएगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बीच में ट्रांसफर हो जाएगा, और हमें जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बच्चों, वो किस तरह से देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इस क्लोरीन के लगने के कारण इस C के ऊपर चार्ज कम हो रहा है, ये चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, चार्ज फैल रहा है, तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 3 क्लोरीन प्रेजेंट हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। किस तरह से बनेंगे वो देखिए, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में बन जाएगा, और ये यहाँ भी देखिए बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड एब्सेंट है, बंद गायब है, इसलिए ये भी हमारा नो बॉन्ड रेजोनेंस में आएगा। 3 स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। पहले वाले का मैंने बना के दिखा दिया, दूसरा वाला और तीसरा वाला भी इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब है तो ये कार्बो एनायन, लेकिन यहाँ फिर भी रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, कार्बो एनायन में रेजोनेंस हमें तभी देखने को मिलेगा जब बगल वाले कार्बन से जिसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है उस पर कोई ऐसा एलिमेंट या एटम प्रेजेंट है जो उस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो कार्बन जो है माइनस के निशान को, माइनस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और चार्ज को बगल वाले कार्बन पे कम कर देगा, जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।